हैं और किस तरीके से वो लिखे जाते हैं और किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, वो देख लेते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लास। जब भी आप कोई क्लास को क्रिएट कर रहे हैं तो आपको एक आगे कीवर्ड लगाना होगा क्लास। देन यहाँ पे आता है आपका क्लास का नेम। तो जो भी आपको क्लास का नाम लिखना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ह्यूमन, कर्ली ब्रैकेट ऑन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये जो कर्ली ब्रैकेट है जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं स्कोप रिजोल्यूशन, यानी कि इसका एक स्कोप हो गया क्लास का, जो यहाँ से लेके यहाँ तक है। मतलब अगर हम जितना कोड लिखना चाहे, जितना इसके अंदर लिखेंगे, वो उस क्लास के अंदर आएगा। अगर मैं इसके बाहर लिखूंगा तो वो क्लास के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, क्लास के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी चीज़ क्लास के अंदर इंक्लूड करनी है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जा सकती है, वो है आपके कंस्ट्रक्टर्स। देन अगर हम बात करें आगे, वो भी समझेंगे कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं। देन अगर बात करें फंक्शंस, फील्ड्स, जो भी आपके मेंबर्स हैं, वो यहाँ पे इस क्लास में आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ऑन द अर्ज ऑफ क्रिएटिंग अ ब्लूप्रिंट, जो भी आपका रिडंडेंट सेट ऑफ स्ट्रक्चर है जो आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं, इसी पर्टिकुलर टाइप का मॉडल को यूज करना चाहते हैं, तो उसका एक ब्लूप्रिंट क्रिएट कर सकते हैं इस क्लास के अंदर। तो मैंने यहाँ पे क्लास ह्यूमन नाम से एक क्लास क्रिएट कर दी है। अब जरूरत पड़ने पर मैं इस ह्यूमन क्लास को कैसे यूज करूंगा वो देख लेते हैं। तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका क्या करेंगे, इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, यानी कि इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्लास को डिफाइन कर लिया। जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मैं लिखूंगा, जो भी मेरे मेंबर्स हैं, वो सब के सब मैं फंक्शंस हैं, वो सब मैं इसके अंदर डिक्लेयर कर दूंगा। आगे आपको समझ में आएगा कि फील्ड्स, मेंबर्स, फंक्शंस, ये सारी चीज़ें क्या है। ठीक है, और कैसे इनको एक क्लास के अंदर मैनेज किया जाता है। तो आ जाते हैं हम यहाँ पे, और मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल सा, जब भी हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपको लिखना है न्यू। और किस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, हमको ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट करना है, तो ह्यूमन। और अगर आप यहाँ देखेंगे, जैसे मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पीछे एक मेथड इन्वोकेशन आया, मतलब ये छोटे से ब्रैकेट ऑटोमेटिकली लग गए। ये ऑटोमेटिकली इसलिए लग रहे हैं क्योंकि जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, क्रिएट दैट डायरेक्टली इन्वोक्स द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर होगा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो आपके क्लास के नेम से बनता है। तो जैसे कि क्लास का नाम हमारा ह्यूमन है, तो दिस रिप्रेजेंट द कंस्ट्रक्टर। और अगर आप इसमें कुछ भी डिफाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपल सा सेमीकोलन लगा सकते हैं। मतलब ये एक ऐसा फंक्शन जो क्लास के नेम से ही बनता है और वो कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। अभी देखो, हम अभी आपको एक बेसिक आइडिया नहीं लग पा रहा होगा क्योंकि अपन ने फंक्शंस नहीं समझे। तो आगे वाली क्लास में हम फंक्शन देखेंगे क्या होंगे, फिर वापस हम कंस्ट्रक्टर पे आएंगे और इसका इंपॉर्टेंस समझेंगे, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। अभी हमको बेस समझना था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। एक्चुअल में ये जो फंक्शन है ना, ये इन्वोक होता है। तो यहाँ आपने लिखा क्यों नहीं, तो ये हमारा होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो बाय डिफॉल्ट, नाम से समझ में आ रहा है डिफॉल्ट, तो वो हमेशा रहेगा। अब आगे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जब क्रिएट करेंगे तब हमको कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा हमारा खुद का उस क्लास के अंदर। तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, उनमें कैसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। बट उससे पहले आपको समझना पड़ेगा फंक्शन क्या होता है, उससे भी पहले समझना पड़ेगा वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो पहले हम सिंपल सा एक क्लास का बेस समझ रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे जब मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो पीछे ये फंक्शन इन्वोकेशन आया, ये जो ब्रैकेट्स आपको दिखे ये कंफ्यूजिंग ना लगे, इसलिए मैंने आपको एक बेस समझाया कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ठीक है, तो हम सिंपल सा इसका इंस्टेंस क्रिएट करेंगे और इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर दें। तो where रमन, फॉर एग्जाम्पल रमन इज अ ह्यूमन। तो मैंने यहाँ पे एक ह्यूमन वाली जो स्क्रिप्ट, जो भी ह्यूमन का लॉजिक होगा वो मैंने यहाँ पे जो ह्यूमन को डिफाइन करता होगा वो मैंने कोड यहाँ लिख दिया। अब मैं उसी का क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। मतलब उसी ब्लूप्रिंट के बेसिस पे एक एक्चुअल में ह्यूमन क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने दिया है रमन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रमन नाम का एक वेरिएबल बनाया। अभी वेरिएबल क्या है ये भी आपको समझ में आएगा जब हम नेक्स्ट क्लास में, पूरा का पूरा हमारा सेशन रहेगा वेरिएबल्स के ऊपर। मतलब कोई भी वैल्यू को अगर आपको रन टाइम में स्टोर करवाना होता है तो वहाँ हमको वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। और वेरिएबल में जिस टाइप का डेटा स्टोर होता है उसको हम कहते हैं डेटा टाइप्स। तो कुछ कॉमन डेटा टाइप्स हैं जिनको भी हम सीखने वाले हैं। तो अभी सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाहता था कि इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अगर हम इसको वेरिएबल में भी ना डालें तो हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट को रन टाइम क्रिएट करते हैं इस क्लास का। तो अगर मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करूंगा तो कभी भी वो क्लास कॉल में आएगी ही नहीं। मैंने क्लास को बनाई इसलिए है कि रन टाइम में मैं उसको रीयूज कर सकूं मल्टीपल जगह पे। तो अगर ऐसा कोई कॉमन ब्लूप्रिंट लग रहा है या स्ट्रक्चर लग रहा है जो बहुत सेवरल जगह आपको यूज में आने वाला है, जैसा कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप आगे चल के एक ऐप क्रिएट करेंगे फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर, वहाँ आपको एक यूजर का स्ट्रक्चर दिखेगा। अब यूजर का स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि वहाँ आपने अपनी ऐप में लॉगिन साइनअप बनाया होगा। ठीक है, अब लॉगिन साइनअप होगा तो यूजर की बहुत सारी डिटेल्स होंगी, यूजर का नेम, आईडी, टोकन आईडी,
देन ईमेल एड्रेस, देन उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ मैनेज करनी होगी। और ये केवल एक यूज़र के लिए नहीं होगा, मल्टीपल टाइम जितने भी यूज़र लॉगिन होंगे, कि पहली बार लॉगिन हुआ कोई और यूज़र हुआ, किसी उसने लॉग आउट किया, किसी और यूज़र ने अपनी ईमेल एड्रेस दिया और लॉगिन किया आपके एप्लीकेशन के अंदर, तो डिटेल्स उसी फॉर्मेट में आएगी। तो अब मैं बार-बार एक पैटर्न को बार-बार रिपीट करने से अच्छा है कि मैं क्या करूँ, उसका एक स्ट्रक्चर या उसका एक ब्लूप्रिंट क्रिएट कर दूँ। तो वहाँ आपको क्लास की रिक्वायरमेंट यूज़ में आएगी। और अगर आप कोई भी ऊप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जाएँगे, तो वहाँ आपको हमेशा कोई भी चीज़ आपको स्टार्ट करनी होगी, रिडंडेंसी अगर उसमें क्रिएट हो रही है, तो आप सबसे पहले क्या क्रिएट करोगे, उसका एक क्लास यानी कि उसका एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करोगे, ठीक है? तो यहाँ मैंने इस तरीके से हम एक क्लास को क्रिएट करते हैं। ये कहलाता है हमारा आइडेंटिफायर और ये कहलाता है हमारा कीवर्ड। क्लास इज़ अ कीवर्ड, ठीक है? और ये मैं अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए एज़ अ डेवलपर मैं अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए इस क्लास का नाम दे रहा हूँ ह्यूमन, सो दैट जहाँ पे भी मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट हो, मैं इस नाम से इसको कॉल कर सकूँ, ठीक है? तो इस तरीके से कॉल होता है। अभी जो लेटेस्ट डार्ट लैंग्वेज आई है उसमें वो कहता है कि आप बिना न्यू कीवर्ड को यूज़ किए भी एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? तो आपने फिर न्यू क्यों यूज़ किया? क्योंकि पहले जो पुरानी डार्ट लैंग्वेजेस के वर्जन थे उसमें आपको न्यू लिखना पड़ता था, और न्यू का मतलब ही होता है रन टाइम एलोकेशन, ठीक है? कोई चीज़ अगर स्टैटिक होती है तो आप उसको कॉल करने के लिए उसका इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली उसको कॉल कर सकते हो। लेकिन जो चीज़ रन टाइम क्रिएट होती है तो उसको क्रिएट करना पड़ेगा, देन उसको आप एक्सेस कर पाओगे, और उसकी ज़रूरत जब पड़ेगी तब आपको उसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा न्यू मतलब एक नया ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट होगा, और देन मैं उस ह्यूमन के अंदर जो भी अपने ट्रेड्स या जो भी चीज़ें मेरे को मैनेज करनी है या जो भी चीज़ें मेरे को यूज़ करनी है, तो वो मैं उस क्लास के अंदर से यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ हम बिना न्यू कीवर्ड को यूज़ किए भी एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और इस तरीके से क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। देखो, इसका प्रैक्टिकली जब हम यूज़ करेंगे हमारे डार्ट प्रोग्राम्स के अंदर, तब आपको उसका जो मेन आइडिया है, जो कोर आइडिया है, वो और अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको एक बेस क्लियर हो गया होगा कि क्लासेस क्या होती है और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। और अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग फील्ड को जानते हैं तो आई होप आपको ये आइडिया होगा कि क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि हर वो लैंग्वेज जो ऊप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट होती है, एक रियल टाइम एंटिटी होती है, ठीक है? तो ये क्लास होती है और ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, क्यों वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ता है, कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, कैसे उनको डिक्लेयर करना होता है, कैसे उसको इनिशियलाइज करना होता है, कैसे उनको यूज़ करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। ये जावा की बेसिक लाइब्रेरी है जो आपको हमेशा सीखनी पड़ती है, काम करते टाइम। और जब यार कोडिंग में एरर्स हो जाती है तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि प्रॉब्लम्स आती है तो समझो कि प्रॉब्लम्स क्या है। सॉफ्टवेयर हम होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, और ये अंडरस्टैंड लाइफ यार हमें काम करना है तो हम इंजीनियर को उसका मतलब क्या है मार्केट इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसके बाद काम होता नहीं है। वो चल नहीं रहा है, मुझे उसको मुझे काम करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज वाली क्लास में हम देखने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और इनका क्या रोल रहता है हमारे प्रोग्राम लिखने के अंदर। जब भी हम एक प्रोग्राम लिखते हैं तो आपने कई बार सुना होगा कि वेरिएबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे प्रोग्राम का, और उसका क्या रोल होता है, कैसे उसको डिक्लेयर करना होता है, कैसे उसको इनिशियलाइज करना होता है, कितने टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं, वो सब कुछ हम समझने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द नीड ऑफ वेरिएबल। एक्चुअल में वेरिएबल होता क्या है, उसकी नीड क्या है, ठीक है? तो पहले समझते हैं वेरिएबल होता क्या है। देखो, जब भी हम एक प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो रन टाइम में हमको वो कोई भी एक वैल्यू जो बहुत ही बार यूज में आने वाली है उस प्रोग्राम के अंदर, जैसे मेरे को किसी का नाम याद रखना है प्रोग्राम के अंदर, तो मैं तो मेमोराइज कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास में ब्रेन है, मेरे पास में मेमोरी, आप सभी के पास में भी है। तो आप अगर मैं आपको बोलूँ ये चीज़ को याद रखने के लिए, तो आप याद रख पाएंगे। लेकिन एक प्रोग्राम को रन टाइम में एग्जीक्यूट करवाना होगा तो उससे पहले हमारे प्रोग्राम के अंदर वो चीज़ याद रहनी चाहिए कि अगर सपोज करते हैं कि मेरे को कोई एक वैल्यू को मैनेज करना है थ्रू आउट द प्रोग्राम, तो मैं उस वैल्यू को याद ना रखूं, मैं उसको कहीं ना कहीं एक रन टाइम मेमोरी में उसको स्टोर करवा दूं, सो दैट जब भी मेरे को उस पर्टिकुलर वैल्यू की रिक्वायरमेंट हो तो मैं उस पर्टिकुलर मेमोरी के एड्रेस से उस वैल्यू को उठा के लाऊं और उसको वैल्यू को यूज़ कर लूँ। मतलब कि रन टाइम जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो आपके एक एड्रेस पे होती है। जैसे आप अपने रियल लाइफ के अंदर एक पर्टिकुलर घर में रहते हैं तो घर का एक एड्रेस है,
तो अगर आपको कॉल करना होगा या आपके पास में आना होगा तो आपका एक एड्रेस होगा, जैसे कि आपका ईमेल एड्रेस होगा अगर आपको ऑनलाइन कनेक्ट करना हो तो। देन अगर आपके पास में अगर आपको कॉल के थ्रू कनेक्ट करना है तो आपका एक मोबाइल एड्रेस होगा जिसको मोबाइल नंबर कहते हैं, ठीक है। देन अगर आपको रियल में किसी को कांटेक्ट करना है, आपसे मिलना है, तो आपका एड्रेस होना चाहिए उसके पास में। वैसे ही सेम हम क्या करेंगे, हमारे मेमोरी ब्लॉक्स के अंदर उस पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करवा देंगे, और जब स्टोर करवाएंगे तो उसका एक एड्रेस होगा, उसका एक लोकेशन होगा, और वो जो एड्रेस होगा वो एक इंटीजर फॉर्मेट में एक बड़ा सा नंबर होगा। अब वो बड़े से नंबर को याद रखना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एज अ प्रोग्रामर मैं उस बड़े से नंबर को, उस एड्रेस को मैं याद नहीं रख सकता, तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, एक नाम के साथ में स्टोर करवाएंगे। इसी को हम कहते हैं वेरिएबल, जिसको हम कहते हैं अ नेम्ड स्पेस इन द मेमोरी। तो मेमोरी लोकेशन में एक नेम स्पेस हम एलोकेट कर रहे हैं, एक नाम क्रिएट कर रहे हैं, एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं जिसका हम एक नाम देंगे, और उसको जो नाम देते हैं उस नाम को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर, जो मेरे लिए थ्रू आउट द प्रोग्राम हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने के लिए। तो मैं उस नाम से आइडेंटिफाई करूंगा उस वेरिएबल को। तो इससे हमको दो चीज़ें समझ में आई कि पूरे प्रोग्राम में अगर आपको कोई वैल्यू को स्टोर करवाना है जो आपको थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं चाहिए रहेगा, मल्टीपल टाइम चाहिए रहेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, उस वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं, उसका वेरिएबल का एक नाम दे सकते हैं, उस नाम से उसको जब भी आप कॉल करोगे तो आपको वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। अब ये जो वैल्यू है जो आप उस वेरिएबल में स्टोर करवाओगे, ये किस टाइप के वैल्यू को स्टोर करेगी, उस टाइप को हम बोलते हैं डेटा टाइप। यानी कि एक्चुअल में देखा जाए तो ये वेरिएबल हमारे डेटा को स्टोर करता है। तो जिस टाइप के डेटा को स्टोर करता है उस टाइप को हम बोलते हैं डेटा टाइप। तो अब बात करते हैं डेटा टाइप की। आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेरिएबल क्या होते हैं। अब समझते हैं कि वेरिएबल में जो डेटा स्टोर होता है वो जिस टाइप का होता है हम उसको बोलते हैं डेटा टाइप। एंड कुछ कॉमन डेटा टाइप्स होते हैं जो थ्रू आउट द डार्ट प्रोग्रामिंग आपको काम में आएंगे, या फिर थ्रू आउट द फ्लटर डेवलपमेंट, क्योंकि आप प्रोग्रामिंग किस में करोगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है, डार्ट। तो वो जो डेटा टाइप्स हैं जो डार्ट के अंदर यूज में आते हैं वो आपको फ्लटर डेवलपमेंट में भी यूज में आएंगे, ठीक है, क्योंकि आप प्रोग्राम किस में लिख रहे हो, डार्ट के अंदर लिख रहे हो। तो कुछ ऐसे कॉमन डेटा टाइप्स होते हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, जैसे कि नंबर्स। नंबर्स का मतलब क्या हो गया, 0 से लेके 9 के बीच की वैल्यू। तो अगर मेरे को किसी का रोल नंबर स्टोर करवाना है तो वो नंबर में होगा, जिसको हम कह सकते हैं इंटीजर, ठीक है। देन आता है आपका पॉइंट में वैल्यू। तो पॉइंट में वैल्यू यहाँ स्टोर होती है डबल के अंदर, तो डबल में आप पॉइंट में बड़ी वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। देन आता है अगर इंटीजर में बहुत बड़ी वैल्यू, क्योंकि अगर हम देखें तो इंटीजर की भी एक रेंज होती है, अगर आप उस रेंज से एक्सीड हो जाओगे तो इंटीजर में उस वैल्यू को स्टोर नहीं करवा पाओगे, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी बिग इंट की, ठीक है। तो बिग इंट में बड़ी वैल्यूज आप स्टोर करवा सकते हो इंटीजर की। देन हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की। इंटीजर के अलावा या इंटीजर को इंक्लूड करते हैं, जैसे अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, किसी का नेम स्टोर करवाना है, किसी का प्रोफेशन स्टोर करवाना है, तो कुछ भी आपको स्टोर करवाना है, अल्फा, न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर, कुछ भी आपको स्टोर करवाना है तो आपको किसी जरूरत पड़ती है स्ट्रिंग की, ठीक है। तो स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ, या कह सकते हैं इज अ एरे ऑफ कैरेक्टर्स। आगे हम एरे के बारे में समझेंगे, कलेक्शंस क्या होता है इनके बारे में भी समझेंगे। मतलब कि एट अ टाइम एक वैल्यू को जो स्टोर करता है वो हमारा एक वेरिएबल होता है। ऐसे ही अगर सेम टाइप के मल्टीपल वैल्यूज को अगर मेरे को एक साथ स्टोर करवाना है तो उसके लिए वो जरूरत पड़ती है कलेक्शन की, जो हम आगे समझेंगे, जैसे कि लिस्ट, मैप, जो डार्ट में यूज में आता है, ठीक है। देन बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स की। अगर आपको कोई कंडीशनल प्रोग्राम लिखना है अपने डार्ट के अंदर या फ्लटर के अंदर विद द हेल्प ऑफ डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो उस केस में आपको जो वैल्यू रिटर्न होती है, कंडीशनल प्रोग्रामिंग मतलब क्या हो गया कि आप वहां पे क्या करोगे, कंडीशन के बेसिस पे अपने प्रोग्राम को नेविगेट करवाओगे। तो वहां क्या होगा कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अब समझना इस चीज को, कंडीशन कैन आइदर बी ट्रू और इट कैन बी फॉल्स। दो ही सिनेरियो हो सकते हैं कि जो भी आप कंडीशन दे रहे हो या तो वो क्या होगी, ट्रू होगी, या फिर वो क्या होगी, फॉल्स होगी। तो इस टाइप को स्टोर करने के लिए इस टाइप को हम कहते हैं बुलियन टाइप। देन इसके बाद में आता है हमारे पास में कलेक्शन टाइप। एक वेरिएबल के अंदर हम एक वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। अगर मेरे को एक ही टाइम पे एक ही वेरिएबल में सेम टाइप के या डिफरेंट टाइप के मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवाना हो एक साथ, तो वहां हम यूज करते हैं कलेक्शन। और कॉमनली डार्ट के अंदर दो टाइप के कलेक्शन यूज में आते हैं, एक होता है हमारा लिस्ट और एक होता है हमारा हैश मैप्स। तो इन चीजों को भी हम समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है, कैसे वैल्यू असाइन करनी है और डेटा टाइप का यहाँ रोल क्या होता है, ठीक है। तो आपको एक बेस आइडिया क्लियर हो गया होगा कि अब वेरिएबल क्या है एंड डेटा टाइप क्या है। तो मैंने यहाँ पे वही एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया और प्रीवियस क्लास में हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बारे में समझा था, तो वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वही सेम प्रोग्राम के अंदर हम सारा कुछ इंप्लीमेंट करेंगे एंड देन फिर हम एक बेस प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, ठीक है। जब हमको एक बेसिक नॉलेज हो जाएगी प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट की, तो उसके बाद में मैं एक प्रोग्राम क्रिएट कर सकता हूँ, उसको रन करके देख सकता हूँ। अभी सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना होता है, उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर होता है, कैसे उसको इनिशियलाइज करना है, ये सारी चीजें हम यहाँ देखने वाले हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पे। इसका थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ना आपको स्टार्टिंग से मिल गया होगा। जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में जब एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था तो
यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे एक मैं वैल्यू जो मेरे को मिल रही है कंसोल से, वो मैं यहाँ पे स्टोर करवा रहा हूँ। तो ऑब्वियसली अगर कोई वैल्यू को आप स्टोर करा रहे हो रन टाइम, तो वहाँ हमको वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। अब मैं नेम को कहीं पे भी कॉल करूंगा तो नेम के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो मेरे को वहाँ पे मिल जाएगी। वैसे ही सेम जब हमने यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, तब भी मैंने कहा था कि इसको आप एक वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो, सो दैट आपको बार बार क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करने की जरूरत ना पड़े। आपका जो ऑब्जेक्ट जिस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर्ड है, उस वेरिएबल को आप कॉल कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स अपने प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल। तो रिश्तों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसा कि नाम कहता है वेरिएबल, यानी कि स्टोर तो करता है वैल्यू को, ये तो हमने देख ही लिया। वेरिएबल की अगर नाम को समझे, यानी कि वेरिएबल विच कैन बी वेरीड, यानी कि रन टाइम में ऐसा नहीं कि आपने एक वैल्यू स्टोर करी तो वो थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहेगी। अगर आपको रन टाइम में जरूरत पड़ेगी तो आप इस वैल्यू को ओवरराइड भी कर सकते हो। और रन टाइम में हम कुछ ऐसे कीवर्ड्स को भी जानेंगे जैसे कि फाइनल, कांस्टेंट, जिससे कि मैं इन वैल्यू को ओवरराइड होने से बचा भी सकता हूँ। ठीक है, अगर कोई ऐसा वैल्यू है जिसको मैं चाहता हूँ कि ओवरराइड ना हो, तो उस केस में हमको कौन से कीवर्ड को यूज करना होगा जिससे कि उस वेरिएबल की जो वैल्यूज है वो रन टाइम में ओवरराइड ना हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर कोई भी वेरिएबल है तो आप उसको ओवरराइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या लेना है, सबसे पहले आता है आपका डेटा टाइप। जिस टाइप की वैल्यू आप इस वेरिएबल में स्टोर करवाना चाहते हो उस टाइप को आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। जैसे कि मैं इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ तो यहाँ इंट लिखूंगा मैं। ठीक है, अगर मैं स्ट्रिंग करवा रहा हूँ तो यहाँ मैं स्ट्रिंग लिखूंगा। ठीक है, जो भी अपन ने समझे, जो कॉमन डेटा टाइप समझे ना अपन ने अभी, इंटीजर, बिग इंट, डबल, बुलियन, स्ट्रिंग। ठीक है, तो वो बेसिक देख रहे हैं। जो हमारे कलेक्शंस हैं वो एक डिफरेंट क्लास में समझेंगे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस आप रन टाइम में परफॉर्म कर सकते हो उसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आप एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल या डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, मल्टीपल सिमिलर या डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा मैनेज कर रहे हो। ठीक है, तो वो एक अलग क्लास के अंदर हम समझेंगे कि लिस्ट क्या होती है, हैश मैप्स क्या होते हैं, कैसे उनको इफेक्टिवली यूज करना है अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। अभी हम समझ रहे हैं जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने इंट ले लिया, यहाँ पे आप इंट भी ले सकते हो, स्ट्रिंग भी ले सकते हो। जिस टाइप का आपको डेटा स्टोर करवाना है वो टाइप आप ले सकते हो। जैसे कि मैं ले रहा हूँ इंट ए और कॉलम। ये हो जाता है हमारा सिंपल सा डिक्लेरेशन कि भाई मैंने एक ए नाम से, ये क्या हो गया, ए ये वेरिएबल का नाम है। ठीक है, अब इस नाम से मैं इसको आइडेंटिफाई करने वाला हूँ थ्रू आउट माई प्रोग्राम। और ये बहुत ही मैंडेटरी है कि यहाँ देखो हम इस स्कोप के अंडर है, ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ और ये ब्रैकेट एंड हुआ, तो इस ब्रैकेट के अंदर मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। तो मैं इसी ब्रैकेट के अंदर इसको जान पाऊंगा। अगर इस ब्रैकेट से बाहर आ जाता हूँ और मैं इस वेरिएबल को डायरेक्टली कॉल करने की कोशिश करता हूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आइदर ये वेरिएबल जो है वो मेरा फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है, तो उसको यूज करने के लिए भी उस क्लास के बाहर से अगर मेरे को यूज करना है तो उस क्लास का रेफरेंस मेरे को चाहिएगा, यानी कि इंस्टेंस चाहिएगा। और अगर वो स्टैटिक है तो मेरे को उस क्लास का रेफरेंस चाहिएगा। मतलब डायरेक्टली मैं क्लास को यूज करना ही पड़ेगा इन आइदर ऑफ द सिनेरियो। ठीक है, लेकिन अगर मैं उस क्लास के अंदर ही हूँ, यानी कि उस स्कोप के अंदर ही हूँ, तो मैं इसको कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ सिर्फ ए लिखने से। अब यहाँ पे मैंने ए लिखा है, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको कर रहा है। ठीक है, अब बाय डिफॉल्ट जब आप कोई वेरिएबल को क्रिएट करते हो और उसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते हो, तब तक उस वेरिएबल में नल रहता है। नल का मतलब होता है कुछ भी नहीं। जब आप कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं करते हो तो हम उसको कहते हैं कि इसमें एक नल वैल्यू है। जब आप वेरिएबल में कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते हो तब तक उस वेरिएबल में नल रहता है। ठीक है, मतलब वो नल को रिप्रेजेंट करेगा, नल को पॉइंट आउट करेगा जब भी हम उसको कॉल करेंगे। तो अगर आप उसको कॉल करने की कोशिश भी करते हैं तो यहाँ पे आपको रन टाइम में एरर थ्रो हो जाएगा। कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे एक इंट ए वेरिएबल लिया और मैं सिंपल सा इसको प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट ए। तो जैसे ही मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ, ये मेरे को कह रहा है द नॉन ननेबल लोकल वेरिएबल ए मस्ट बी असाइन बिफोर इट कैन बी यूज्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा सकता हूँ। अब ये क्वेश्चन मार्क लगाने से क्या हुआ, इस क्वेश्चन मार्क लगाने से क्या हुआ कि ये जो वेरिएबल है इट कैन बी नलेबल, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हो वो नॉन नलेबल होते हैं। अगर नॉन नलेबल है दैट मीन्स आप उनको बिना असाइन किए उनको कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर आपका कोई वैल्यू ऐसा है जो इट कैन बी नल, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो। एंड देन जब आपको जरूरत पड़े तो आप वहाँ पे जब भी उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो वहाँ पे आपको एक्सक्लेमेशन मार्क की जरूरत पड़ेगी, जो हम आगे प्रोग्रामिंग में देखेंगे कि कैसे इसको और जस्टिफाई करना है। बट अभी सिर्फ जो एरर आई थी वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको ये पता लग जाए कि एक्चुअल में जो वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं वो नॉन नलेबल होता है, यानी कि उनको जब भी आप प्रिंट कराओ उससे पहले उनको असाइन करना जरूरी नहीं, तो वो नल को कैरी करते हैं।
और अगर कोई चीज़ नल को कैरी करती है तो आप यहाँ तो आपका आईडी है जो आपको इंस्टेंटली आइडेंटिफाई करवा रहा है कि देखो आपने कोई वैल्यू असाइन नहीं करी है में, और आप इसको प्रिंट करवा रहे हो या इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन XYZ ऑपरेशन एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करो, तो इससे पहले इसमें कोई ना कोई वैल्यू असाइन करो, ठीक है। और अगर आप इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हो तो दैट मीन्स आप यहाँ पे इसको क्या बता रहे हो कि इट कैन बी नलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस हटा देता हूँ और अब मैं प्रिंट के ऊपर आ चुका हूँ, तो यहाँ पे एरर आ रही है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे आता है असाइन। तो वैल्यू असाइन कैसे होती है, a = 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने असाइन ऑपरेटर को यूज करते हुए एक वैल्यू को असाइन कर दिया। असाइन ऑपरेटर का क्या रोल होता है, ये जो इक्वल टू आपको दिख रहा है, इस इक्वल टू को बोलते हैं असाइन ऑपरेटर। और असाइन ऑपरेटर करता क्या है, राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड में असाइन कर देता है। जैसा कि यहाँ 5 है तो 5 किस में स्टोर हो जाएगा, a के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब जब भी मैं a को कॉल करूंगा इसके बाद में, तो ये वो क्या ला के देगा, 5 ला के देगा। कैसे, अभी आपको रन करके बताते हैं। तो मैं अभी सभी को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको रन किया, रन करते ही आपको रिजल्ट दिख रहा होगा। सबसे पहले जो हमने एक लाइन को अनकमेंट रखा है वो है हमारा प्रिंट वेलकम टू डार्ट, और उसके बाद में सीधा कौन सा कोड आ रहा है हमारा, ये a = 5 और उसके बाद में प्रिंट a, ठीक है। तो अब आप देखना, मैं इसके बाद में फिर से लिखता हूँ a = 7। अब मैंने उसको 7 असाइन कर दिया है, ठीक है। तो ये क्या करता है, वैल्यू को ओवरराइड कर देगा। मतलब a वेरिएबल में पहले 5 पड़ा था, 5 ओवरराइड होके 7 हो जाएगा। और ये पता करने के लिए हम इसके नीचे फिर से प्रिंट लगाते हैं, और अब मैं a को वापस से प्रिंट करवाता हूँ, और अब देखते हैं ये वैल्यू क्या प्रिंट करता है, ठीक है। तो इसको वापस से रन करते हैं, तो 2 बार a की वैल्यू प्रिंट होगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले 5 प्रिंट हुआ, फिर 7 प्रिंट हुआ। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि बाय डिफॉल्ट वेरिएबल जो होते हैं वो वैल्यू को स्टोर तो करते ही करते हैं, साथ में वो वेरी भी कर सकते हैं। रन टाइम में अगर आपको जरूरत पड़े तो आप उसमें कोई दूसरी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, और जो पहली वैल्यू होगी वो ओवरराइड हो जाएगी विद द नेक्स्ट वैल्यू जो आपने असाइन करी है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं, ये तो हमारा इंटीजर। अब हम समझते हैं इनलाइन डिक्लेरेशन। अब ये क्या चीज़ है, पहले जो हमने किया था, हमने पहले डिक्लेयर किया, फिर नेक्स्ट लाइन में आप जब भी हमको जरूरत पड़ी तो हमने वैल्यू को असाइन कर दिया, तो 5 उसमें असाइन हो गया। मतलब वेरिएबल पहले क्रिएट हो गया, और जब उसकी जरूरत पड़ी तो उस वेरिएबल में मैंने वैल्यू को असाइन कर दिया। और जो पहली वैल्यू असाइन होती है तो उसको कहते हैं इनिशियलाइज करना। तो जब पहली बार ये वैल्यू असाइन हुई थी तो यहाँ पे आपका हो रहा था इनिशियलाइजेशन, जो भी इनिशियल वैल्यू कहते हैं इसको। तो इनिशियल वैल्यू जब पहली बार उस वेरिएबल में वैल्यू असाइन होती है तो उसको कहते हैं इनिशियलाइज करना। और यहाँ पे हम किसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, a को इनिशियलाइज कर रहे हैं विद द 5 वैल्यू, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इनलाइन वेरिएबल, मतलब इनलाइन डिक्लेरेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्ट्रिंग नेम = रमन। तो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया, और वेरिएबल बनाते साथ ही मैंने क्या किया, उसमें वैल्यू को स्टोर करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ असाइन ऑपरेटर भी यही यूज में आ रहा है, यहाँ डिक्लेयर भी हो रहा है नेम, और यहाँ पे मैं वैल्यू भी असाइन कर रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे नेम को चेंज करके कुछ और भी कर सकता हूँ, जब अगर मेरे को रन टाइम ज़रूरत पड़ी तो इस तरीके से मैं रीअसाइन भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये होता है हमारा इनलाइन डिक्लेरेशन या इनलाइन वेरिएबल को क्रिएट करना। अब हम देख लेते हैं इंटीजर में एक प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि ये 5 वैल्यू है, ठीक है। और इसको समझना, अगर मैं बहुत बड़ी वैल्यू दे रहा हूँ, सपोज दैट मैं यहाँ पे वैल्यू देता जा रहा हूँ, कंपनी का काम करना मुझे, कंपनी को चुनते ना। देखो अभी तक कोई एरर नहीं है। जैसे ही मैंने यहाँ पे एक वैल्यू दी, तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इंटीजर लिटरल ये इस वैल्यू को नहीं स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इंट की जगह इसको हम एज इट इज़ लेने देते हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसको 5 ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे की तरफ, यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ मैं, बिग इंट बी। अभी जो मैं बी दे रहा हूँ, ए दे रहा हूँ, क्या हमको भी ऐसे वेरिएबल्स बनाने चाहिए? नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक मतलब कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं वेरिएबल के नेम्स पे इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। आगे जब हम प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो वेरिएबल का नेम देना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसा वेरिएबल का नाम होना चाहिए। जैसा आपका काम हो रहा है वैसा उसका नाम रखना है। जैसे आप नंबर 1 वहाँ स्टोर करवा रहे हो तो नंबर 1 उसका नाम रखो, ए बी नाम नहीं रखना है, ठीक है। तो आपने ए बी क्यों लिया, आप यहाँ पे हम इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कैसे वो डिक्लेयर होते हैं, कैसे उनमें वैल्यूज असाइन होती है। तो प्रैक्टिस ये रखना कि कभी भी आप वेरिएबल के नेम इस तरीके से ना लिखो जब भी हम प्रोग्रामिंग करें। तो आगे चल के जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, जब हम फ्लटर के अंदर चले जाएंगे डेवलपमेंट के अंदर, तो आप ए बी से मत उसको इनिशियलाइज करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग वैल्यू ऐसे कर देता हूँ, लॉन्ग वैल्यू, ठीक है।
क्योंकि ये बेटर तरीका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं कैमल केस को भी फॉलो कर रहा हूँ। इट इज़ काइंड ऑफ रीडेबल, दूर से समझ में आ जाता है। पहली जो वैल्यू है वो आप बता सकते हो कि किस टाइप की है, और पीछे वाली जो है वो आप बता सकते हो कि यहाँ पे आप क्या स्टोर करवा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं लॉन्ग वैल्यू इक्वल्स टू, आपको लिखना पड़ेगा बिग इन डॉट पार्ट्स, और यहाँ पे आपको बड़ी वैल्यू जो है वो पेस्ट कर दोगे। ठीक है, मैं कितनी भी बड़ी इंटीजर वैल्यू यहाँ ले सकता हूँ। स्ट्रिंग के फॉर्मेट में लेना जरूर पड़ेगा, लेकिन बिग इंट में जब पार्स होगा तो ये इंटीजर वैल्यू में आ जाएगा। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, इस ए की जगह लॉन्ग वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। मैं बाकी सारे को कमेंट कर देता हूँ, ये प्रिंट भी मैं कमेंट कर देता हूँ। देखो, कमेंट का मतलब क्या होता है कि हम नहीं चाहते कि ये एग्जीक्यूशन में आए, तो हम क्या करते हैं, उसको कमेंट कर देते हैं। हमारे लिए तो दिखेगा वो प्रोग्राम के अंदर, लेकिन जब कंपाइलर उसको कंपाइल करके एग्जीक्यूट करवाएगा तो उसके लिए वो इनविजिबल है। ठीक है, तो वो प्रोग्राम में कंसीडर ही नहीं करेगा उसको। यहाँ पे एक ही प्रिंट हो रहा था ये, बाकी तो हमने ये करवा ही दिया है। तो हम इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया। तो आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी वैल्यू आपकी यहाँ पे मैनेज हो चुकी है, किसके अंदर, बिग इंट के अंदर। तो इंटीजर की बड़ी वैल्यू हो तो आप इस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं यहाँ पे डबल में वैल्यूज़ की, मतलब कि पॉइंट में वैल्यू, तो वो कैसे लेनी है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं डबल। तो यहाँ देख सकते हैं कि पॉइंट में कोई भी वैल्यू में कुछ स्टोर करनी है तो मैं डबल में आसानी से स्टोर कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट की जगह मैंने इंट लिया होता तो अ वैल्यू ऑफ डबल कांट बी असाइन टू अ इंटीजर। ठीक है, तो अगर आपकी होल नंबर है, अगर आपका होल नंबर है, उसको अगर आपको स्टोर करवाना है तो आप क्या यूज़ करोगे, इंटीजर यूज़ करोगे। अगर आपका कोई फ्रैक्शनल नंबर है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, अगर उसको स्टोर करवाना है तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, डबल को यूज़ करोगे। तो मैं यहाँ डबल ले लेता हूँ, और डबल की जगह भी आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हो जिसको हम कहते हैं नम। नम के अंदर आप इंटीजर के दोनों टाइप को, क्योंकि नम जो क्लास है वो इंटीजर को भी इनहेरिट करती है और डबल को भी करती है, तो नम डेटा टाइप को भी आप यूज़ कर सकते हो, पॉइंट में वैल्यू को स्टोर करने के लिए भी और होल वैल्यू को भी स्टोर करने के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे नम भी यूज़ में आ सकता है। अब बात करते हैं बुलियन की। तो बुलियन के लिए आपको सिंपल सा करना है बूल एंड चेक, या अपन इस तरीके से बुलियन जब भी लगाते हैं हम इस तरीके से लगाते हैं, इज लॉगिन इज चेक्ड। ठीक है, इज लॉगिन अभी फॉल्स है, जब लॉगिन हो जाएगा तो हम इसमें ट्रू कर देंगे, सो दैट ये जो हमारा प्रोग्रामिंग लॉजिक है उसमें इसका रोल कहाँ काम में आएगा, जब हम देखो 22 ने तुमने सब्जेक्ट किया 7 जिप से, आप भी 7 जिप से मतलब हमेशा जब भी करो, क्योंकि 7 जिप ही काम करता है ना। तो सबसे ऐसे भी ध्यान रखिए यार, क्योंकि काम करते रहने में बहुत सारी चीज़ें की जरूरत पड़ती है यार ना, आपको हर टाइम आपको कोई हेल्प नहीं होता है, तो होते ही है। कोडिंग्स में करो तो आती है यार, बहुत चीज़ें होती हैं। से 22 का प्रॉपर करेंगे ना, और टाइम लगाई उस टाइम ओपन होगा, चीज़ें दिक्कत आती है।
पे सक्सेसफुल होना बहुत अलग चीज़ है और अनसक्सेसफुल होना, जब काम करते हो तो सब अनसक्सेसफुल होते हैं क्योंकि प्रॉब्लम्स आती है। सक्सेसफुल हुआ तो जब कोई किस्मत सपोर्ट का सब साथ देता है, कुछ चीज़ें अपना साथ नहीं देती है अपनी लाइफ में, उसको सोल्यूशन से नहीं है लाइफ है ना, कि आप मेहनत कर रहे हो यार, क्या करो नहीं करो, तो मैंने सब करे चाहिए, मैं खुद पर काम नहीं करना, क्या करूँ। यार एक चीज़ यार मुझे हाथ नहीं लगता है, सारा समय कितना लग जाए भले टाइम पे लग जाए, पर मुझे यूट्यूब पे जाना फेमस होना है कि मुझे बड़े उतना लगता है, पता है मुझे सारे टाइम रहती है, हर चीज़ टाइम लगती है, प्रॉब्लम से करती है। बार गेट कर दो वीडियो से ना, एक चीज़ थोड़ा देख लो जैसे बड़े समस्या रहती है जितना शुरू थर्ड टीम का करना है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है काम कर टाइम में। हाँ चीज़ें होती है, कोडिंग को तो जानते हैं यार, चलो मैं बात है इसको थोड़ा बिल्डिंग में हमें स्टाइल जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स से क्रिएट होती है, वो बहुत सी चीज़ें होती है जो उतना ध्यान रखना पड़ता है, इस सोच से जो चीज़ें करो थोड़ा सपोर्ट करते हैं,
प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट क्रिएट हुए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है, वो समझना पड़ता है कि प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। कोडिंग से बैक थिंकिंग भी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। और मैं आ गया तो मैं बड़ा भी 3 बजे आया, काम करना है ना, रोज रोज नहीं कर पाऊंगा यार, मैं समय नहीं पास रोज में। दुआ करो कि ये सेटअप से आ जाएगा क्या, मुझे बहुत टाइम मुझे जहाँ पे काम करना इसलिए पसंद है, पर अब क्या करना है, बड़े जहाँ पे काम करना है। मैं चल रहा है काम करना इतना मुश्किल क्या है कि समझ नहीं आ रहा है। डेटा में है इसमें मेरा जाते हैं रन टाइम पे, क्योंकि मेरा समय भी काम होगा रन टाइम पे। बिल्डिंग होती है उसके बैठ से होता है वीडियो कैसे लगते हैं ना, कम से कम कैसे होता है वीडियो।